Morning class 10. My name is Satyavrat Singh and I am your science teacher. So currently we are learning chapter 14, sources of energy. Okay. So in the previous chapter previous video we have learned about the conventional source of energy. Now we are going to learn non-conventional source of energy or alternative energy. Okay. So there are several kind of non-conventional energy sources. Okay, and that is solar energy, biomass, wind energy, hydroelectrical energy, geothermal और न्यूक्लियर एनर्जी. ओके, तो विथ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, मतलब जब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रही है, हमारी एनर्जी की डिमांड जो है डे बाय डे बढ़ती जा रही है ना. आवर लाइफ स्टाइल ऑल्सो चेंजिंग, हमारी लाइफ स्टाइल भी चेंज हो रही है. मशीन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रही हैं, है ना. मैन पावर कम और मशीन पावर जो है ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम. आवर बेसिक रिक्वायरमेंट आर ऑल्सो इंक्रीजिंग बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्प्रूव आवर लिविंग स्टैंडर्ड. इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हमारा क्या कर रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ कर रहा है. अब ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं ये आगे पता चलेंगी. तो देखिए, अब इसमें आपको एक्टिविटी 14.4 में फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स और अदर एल्डर्स, है ना. हाउ डिड दे गो टू स्कूल, वो कैसे स्कूल जाते थे. तो ग्रैंड पेरेंट्स अगर थे आपके तो वो तो वॉक करके जाते थे. उसके बाद की जनरेशन आपकी साइकिल से जाने लगी. अब की जनरेशन कैसे जाती है, या तो ट्रांसपोर्ट से जाती है या फिर सेल्फ के मोटर व्हीकल से जाती है. हाउ डिड दे गेट वाटर फॉर देयर डेली नीड्स व्हेन दे वर यंग. तो जब बहुत पहले क्या होता था, कुएं से पानी लोग निकालते थे, है ना. पहले वाटर सप्लाई नहीं थी इतनी कि आपके घर पे नल लगा हुआ हो, है ना. तो पहले क्या होता था, लोग कुएं पे जाते थे, नदी पे जाते थे, या तो फिर किसी के घर के आसपास हैंड पंप लगा हुआ हो, है ना, तो उससे पानी लेते थे. अब तो सभी के घर में जो है बोरिंग हो जाती है, तो आप पानी जो है अब ऐसे ले सकते हैं. पहले कैसे लेते थे. वॉट मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट डिड दे हैव. तो बहुत पहले जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनके ज़माने में इंटरटेनमेंट कैसे होता था. रेडियोस चलते थे, टीवी इतनी नहीं चलती थी, है ना. टीवी सबके घर पे नहीं होती थी, लेकिन फिर भी कभी कभी किसी किसी के घर में जो पैसे वाले होते थे उनके घर में टीवी होती थी, सबके घर पे नहीं होती थी. आजकल देखिए सभी के घरों में टीवी है. तो इंटरटेनमेंट के साधन क्या थे, लोग जो है वो बैठ के आपस में बातचीत करते थे, ये एक इंटरटेनमेंट का साधन था. रेडियो हुआ करते थे छोटे छोटे, वो था. टीवी थी, है ना. कंपेयर द अबव आंसर विथ हाउ यू डू दीज टास्क नाउ. अब आप जैसे अभी करते हैं आपको कंपेयर करना है. इज़ देयर अ डिफरेंस, कोई डिफरेंस है, तो बहुत सारे डिफरेंस है. इफ़ येस, इन विच केस मोर एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स इज़ कंज्यूम्ड. तो कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती. तो पहले कम एनर्जी कंज्यूम होती थी, अब जो है एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा हो गया है. तो ये आपको डिस्कस करना है. अब जैसे जैसे एनर्जी की डिमांड जो है इंक्रीज़ हो रही है ना, हम क्या कर रहे हैं, नए नए एनर्जी सोर्सेज के बारे में हमको ढूंढना है. वी कुड डेवलप द टेक्नोलॉजी टू यूज़ द अवेलेबल और नोन सोर्सेज ऑफ एनर्जी मोर एफिशिएंटली एंड ऑल्सो लुक टू न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी. अब हमको क्या करना है कि नई एनर्जी सोर्सेज को ढूंढना है ना, एफिशिएंट तरीके से उसको यूज़ करने के लिए. अब इन एनर्जी सोर्सेज को हमको स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नई नई डिवाइसेस का जो है वो खोज करनी पड़ेगी. ऐसी डिवाइसेस बनानी पड़ेंगी, डेवलप करनी पड़ेंगी जो उन्हीं सोर्स ऑफ एनर्जी से ज़्यादा आपको फ़ायदा दे सकें, उसको आप स्टोर कर सकें, है ना. वी शैल नाउ लुक एट सम ऑफ द लेटेस्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी. और हमको क्या है, नए सोर्स ऑफ एनर्जी को भी ढूंढना पड़ेगा. एंड द टेक्नोलॉजी डिज़ाइन टू कैप्चर एंड स्टोर एनर्जी फ्रॉम दैट सोर्स. तो अब उनको क्या करना है, ऐसी टेक्नोलॉजी डिज़ाइन करनी पड़ेगी जो उस एनर्जी सोर्स को, है ना, स्टोर कर सके या कैप्चर कर सके. ठीक है. अब इसके बाद थिंक ओवर इट में देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत अच्छी चीज़ लिखी है. सम पीपल से दैट इफ़ वी स्टार्ट लिविंग एज आवर एंसेस्टर्स, अगर हम आप लोग पूर्वजों की तरह जीना शुरू कर दें, रहना शुरू कर दें, दिस वुड कंजर्व एनर्जी एंड आवर इकोसिस्टम. तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग पूर्वजों की तरह जीना शुरू कर दें,
कि हम लोग जो है व्हीकल्स यूज़ करना बंद कर दें, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना बंद कर दें, तो हम लोग एनर्जी बचा सकते हैं। तो क्या ऐसा करना सही रहेगा? आइडिया सही है? तो ऐसा करना आइडिया जो है सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब इतना हम लोग डेवलप हो चुके हैं, इतना हम लोग इस चीज़ों के जो है यूज़ टू हो गए हैं कि अगर एक दिन आपके घर पे लाइट ना रहे तो आप परेशान हो जाते हैं। तो बिना लाइट के नहीं रह सकते आप। एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो वॉक करके तो नहीं जाएंगे, आप मोटरसाइकिल से जाएंगे या ट्रांसपोर्ट से जाएंगे या बस से जाएंगे, कार से जाएंगे, लेकिन अब वॉक करके लोग यहाँ वहाँ नहीं जाते हैं। तो इस तरह से जीना जो है अब मुश्किल है। तो अब इसके बाद देखिए 14.3.1 है ना, दैट इज सोलर एनर्जी। अब आपको पता है कि सोलर एनर्जी जो है, आप तो बहुत लकी हैं कि इंडिया में जो है सोलर एनर्जी बहुत है, और कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, जो है सन जो है ज़्यादा देर के लिए नहीं जो है सनशाइन करता है ना। इंडिया में क्या है कि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में इंडिया के सूर्य की जो रोशनी है, सन रेज जो है, सन का जो रेडिएशन है वो आपके पास तक पहुंचता है ना। और सन का जो रेडिएशन है वो कब से चल रहा है? 500 बिलियन ईयर्स से आपका जो सूरज है वो चमक रहा है, और अगले 500 बिलियन ईयर्स तक ये 5 बिलियन ईयर्स तक ये चलेगा भी। तो ये एक रिन्यूअल एनर्जी का एक सोर्स हो सकता है जो ख़त्म नहीं होने वाला, ये चलता रहेगा, है ना। ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ सोलर एनर्जी रीचेज द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस ओ अर्थ एटमॉस्फेयर। तो बहुत छोटे सा एनर्जी का जो पार्ट है, स्मॉल पार्ट ऑफ द एनर्जी, सोलर एनर्जी रीचेज द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो अर्थ के आउटर लेयर पे थोड़ा सा एनर्जी जो पहुंचता है, और उसका हाफ जो है वहीं एब्जॉर्ब हो जाता है, और उसके बाद बचा हुआ जो है वो अर्थ पे सरफेस पे पहुंचता है। लेकिन फिर भी वो अन्य जो अदर आपके कंट्रीज़ हैं उनसे बहुत ज़्यादा है। तो ये जो अंदर लिखा हुआ है इसको पढ़ लीजिएगा, है ना, यहाँ पे जो ये है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक्टिविटी देखिए, टेक 2 कोनिकल फ्लास्क। अब इसमें देखिए एक्टिविटी में क्या बोला गया है कि आपको 2 कोनिकल फ्लास्क लेने हैं, है ना। आपको क्या करना है, एक आपने फ्लास्क ले लिए, ये आपने एक फ्लास्क लिया और ये एक फ्लास्क लिया, आपने 2 फ्लास्क ले लिया आपने, है ना। एक को आपने क्या किया, ब्लैक कलर से कोट कर दिया। क्या कर दिया आपने? इसको ब्लैक कलर से, काले कलर से इसको आपने पेंट कर दिया है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाइट है मतलब कोनिकल फ्लास्क कांच का होगा, तो ये ग्लास है, ये वाला ग्लास है, ये वाला ब्लैक पेंटेड है, ठीक है ना। अब ये दोनों को आपको धूप में आधे घंटे के लिए रख देना है ना। और आधे घंटे रखने के बाद इसमें पानी डाल के इसको आधे घंटे के लिए बाहर रख देना है। आधे घंटे बाद आपको इसमें देखना है, टच करके, पहले टच करके देखना है कि कौन सा ज़्यादा गर्म है, और उसके बाद अंदर के पानी में थर्मामीटर डाल के आपको चेक करना है कि किसका पानी ज़्यादा गर्म है। तो कैसे करेंगे, आप जब इसको टच करेंगे तो आपको जो ब्लैक वाला कोनिकल फ्लास्क है वो ज़्यादा गर्म समझ में आएगा, है ना, ज़्यादा गर्म फील होगा, हॉटर देन द नॉर्मल कोनिकल फ्लास्क। और इसका जो पानी होगा ब्लैक कोनिकल फ्लास्क का, ब्लैक पेंटेड कोनिकल फ्लास्क का, उसका पानी भी जो है वो ज़्यादा गर्म होगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप सभी को पता है कि ब्लैक कलर जो है ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। तो ब्लैक कलर अगर ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो पानी उसका ज़्यादा गर्म होगा, कोनिकल फ्लास्क भी ज़्यादा गर्म होगा। यही फिनोमेना, यही सिस्टम हम कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं? सोलर कुकर में, है ना। सोलर कुकर में यही फिनोमेना हम यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, एक ब्लैक सरफेस होता है, ब्लैक सरफेस जो है वो क्या करता है, हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो हम लोग इसका सिस्टम देख लेते हैं कैसे। ये है आपका सोलर कुकर। अब इस सोलर कुकर में देखिए क्या होता है, ये नीचे का पार्ट है एक संदूक पेटी की तरह, एक आप अटैची मान लीजिए इसको, या सूटकेस की तरह होता है ना। अंदर देखिए यहाँ पे ये ब्लैक पेंट है, अंदर क्या है, इसके वॉल पे ब्लैक पेंटेड है, ठीक है ना। इसकी जो अंदर की वॉल है वो ब्लैक पेंटेड है। ऊपर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मिरर। मिरर क्यों लगा हुआ है कि
इस पे जो सन रेज आएंगी, इस पे जो सन रेज आएंगे उसको कहाँ रिफ्लेक्ट कर देगा वो इसमें। इसको आप रिफ्लेक्टर भी कह सकते हैं, मिरर भी कह सकते हैं। तो जो भी सन रेज इसके ऊपर कहीं से भी पड़ेगी उसको कहाँ रिफ्लेक्ट कर देगा, इस पे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ग्लास का एक शीट लगा हुआ है। वो शीट क्यों लगाया गया है, ग्लास का शीट क्यों लगाया गया है कि जो भी इसमें सन रेज अंदर आए, है ना, तो वो बाहर ना निकल पाए। ग्रीन हाउस इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, अगर कोई एक ग्लास का रूम है उसमें अगर आप सन रेज डालते हो तो क्या होता है, अंदर जो है, अंदर की गैसेस गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है, अंदर गैस गर्म हो जाती है और बाहर नहीं निकलती है ना, हीट जो है वो बाहर नहीं निकलती है। तो यहाँ पे भी यही होता है, जो भी सन रेज यहाँ पे आएंगी, जो डायरेक्टली आ रही हैं वो तो आ ही रही हैं, जो इस मिरर पे पड़ेगी वो भी इसको यहाँ रिफ्लेक्ट कर देगी। तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है सन रेज आएंगी। और ये जो ग्लास लगा हुआ है इसका क्या काम है कि ये अंदर की जो हीट है उसको बाहर निकलने नहीं देता है। तो ज़्यादातर हीट जो है अंदर रह जाती है। तो अगर आप इसके अंदर खाना रख देंगे, पकाना, आपको खाना पकाना है ना, फूड कुक करना है, तो आप देखिए यहाँ पे राइस रखा हुआ है, वेजिटेबल रखा हुआ है ना, तो इस तरह आप इसको रख के इसके अंदर कुक कर सकते हैं। तो फिनोमिना आपको समझ में आ गया। सोलर एनर्जी को यहाँ पे किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, सोलर एनर्जी को यहाँ पे आप इसके अंदर ट्रैप कर रहे हैं, फंसा रहे हैं, है ना, स्टोर कर रहे हैं। स्टोर करने के बाद इसका यूज़ कहाँ हो रहा है, खाना बनाने में, फूड को कुक करने में, ठीक है ना। तो ये हो गया सोलर एनर्जी, सोलर कुकर। इसको आप, इसकी थ्योरी जो है बुक से पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको फिनोमिना इसको समझा दिया, डायग्राम से, पिक्चर से समझा दिया है, इसका आप थ्योरी बुक से पढ़ लीजिएगा। अब इसकी थ्योरी जो है आपको अपने बुक से रीड कर लेनी है। सिस्टम मैंने समझा दिया, कौन से चीज़ का यूज़ कहाँ होता है, किस लिए होता है। अब इसके बाद एक्टिविटी 14.6 देखिए, स्टडी द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ सोलर कुकर और सोलर वाटर हीटर। अब देखिए, जैसे सोलर कुकर काम कर रहा है इसी तरह सोलर हीटर भी काम करता है, वाटर हीटर, है ना, सेम फिनोमिना पे काम करता है। अब इसके बाद आपको देखना है कि सोलर वाटर हीटर particularly with regard to how it is insulated and maximum heat absorption is ensured। तो कैसे इसमें, क्या इसमें ग्लास प्लेट लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट मिलेगा। दूसरी चीज़ में आप मिरर लगाते हो तो मिरर क्या करता है, जो सन रेज को इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। तो इस तरह से आप ज़्यादा वो ले सकते हो। क्या करना है, डिज़ाइन एंड बिल्ड अ सोलर कुकर और वाटर हीटर यूजिंग लो कॉस्ट मटेरियल। अब आपको करना क्या है कि आपको घर पे ही एक छोटा सा सोलर कुकर बनाना है या सोलर हीटर बनाना है ना, और उसके बाद उसका टेम्परेचर मेज़र करना है। अब उसके बाद दूसरी चीज़ क्या आती है, सोलर सेल पैनल। सोलर सेल पैनल क्या होता है, इट इज़ ईजी टू सी दैट दीज डिवाइसेस आर यूजफुल ओनली एट सर्टेन टाइम्स ड्यूरिंग द डे। अब सोलर सेल्स क्या होते हैं कि सोलर सेल क्या होते हैं कि ये, इसके ऊपर अगर कोई सन रेस पड़ती है तो उस सन रेस को, एक सन की लाइट को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी में। तो सोलर सेल में क्या लगा होता है, फोटोवोल्टिक सेल। बहुत ध्यान सुनिएगा इसको, फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल क्या काम करता है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फोटोवोल्टिक सेल का अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या वर्किंग है फोटोवोल्टिक सेल का, क्या यूज़ है, तो आप क्या बताएंगे कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया आपको कि डायनामो क्या काम करता है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसी तरह फोटोवोल्टिक सेल क्या काम करता है आपका, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। अब उसके बाद सिर्फ दिन में ही काम कर सकता है ना, किस में काम करता है, दिन में, क्योंकि सूरज जो है, सन रेज जो पड़ती हैं आपकी वो दिन में पड़ती हैं। रात में सन रेज पड़ती नहीं तो ये वर्क नहीं करता, सिर्फ दिन में। या फिर अगर ऊपर क्लाउड्स हैं, बरसात के मौसम में भी ज़्यादा काम नहीं करता है। अगर सन रेज से इसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो ये काम करना बंद कर देगा। दिस लिमिटेशन ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी इज़ ओवरकम बाय यूजिंग सोलर सेल्स दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, है ना।
अ टिपिकल सेल डेवलप्ड अ वोल्टेज ऑफ, अब देखिए जो टिपिकल फोटोवोल्टिक सेल होता है वो क्या करता है, कितना वोल्ट जनरेट करता है, 0.5 टू 1 वोल्ट या फिर 0.7 वाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब सन के सामने आता है। तो अ लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स आर कंबाइंड इन एन अरेंजमेंट कॉल्ड सोलर सेल पैनल। जब कई सारे सोलर सेल को जोड़ दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, सोलर सेल पैनल। दैट कैन डिलीवर इनफ इलेक्ट्रिसिटी दैट फॉर पर्टिकुलर यूज। तो जब सही कई सारे आप सोलर सेल को कंबाइन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, सोलर सेल पैनल, और इससे आप ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। द प्रिंसिपल advantages associated with solar cells are that they have no moving parts, require little maintenance and work quite satisfactory without the use of any फोकसिंग डिवाइस। तो अब देखिए सोलर सेल, सोलर पैनल जो है, सोलर सेल जो है उसका क्या फ़ायदे हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, आप एक बार इसको फिक्स कर दीजिए, लगा दीजिए, ये आपका काम करता रहेगा। इसमें मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं चाहिए है ना, और अच्छे से ये काम करता है बिना किसी फोकसिंग की, मतलब इसमें कोई भी फोकसिंग डिवाइस लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर सन की जो रेज हैं डायरेक्टली फोकस होती हैं, है ना। Another advantage is that they can be set up in remote and inaccessible hamlets or very sparsely inhabited areas in which laying of a power transmission line may be expensive or not commercially viable। यानी कि ये इसका एक एडवांटेज ये भी है कि ऐसी जगह पे लगाया जा सकता है जहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचा सकते या इलेक्ट्रिसिटी की वायर नहीं पहुँचा सकते। रिमोट प्लेसेस जैसे बहुत ऊंचे पहाड़ पे हो तो वहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी की वायर जो है वो नहीं पहुँचा सकते, तो वहाँ पे अगर आप सोलर पैनल लगा दीजिए तो वहाँ पे सन रेज भी जो है आपको काफ़ी मात्रा में मिल जाएंगी, वर्किंग भी आपकी हो जाएगी सोलर पैनल की, और आपको इलेक्ट्रिसिटी आराम से वहाँ पे मिल जाएगी। अभी देखिए किस पे बेस्ड होता है, सिलिकॉन, है ना, ये किससे बनाया जाता है सोलर सेल। मेन इसका कंपोनेंट क्या है, सिलिकॉन, विच इज़ यूज फॉर मेकिंग सोलर सेल्स is abundant in nature but availability of the specific grade silicon for making solar cell is limited। तो अपने यहाँ सिलिकन तो बहुत ज़्यादा है, अपने नेचर में सिलिकन बहुत ज़्यादा, लेकिन जो इस सेल के लिए यूज़ होता है सोलर सेल, सोलर सेल के लिए जो सिलिकन हाई ग्रेड का सिलिकन जो यूज़ होता है वो अपने यहाँ लिमिटेड मात्रा में है। द एंटायर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर इज़ स्टिल वेरी एक्सपेंसिव। तो सोलर सेल बनाना जो है वो एक्सपेंसिव है। दूसरी चीज़, सिल्वर यूज फॉर इंटर कनेक्शन ऑफ द सेल्स, सिल्वर यूज़ किया जाता है दो सेल को कनेक्ट करने के लिए। इन द पैनल फर्दर एड्स टू द कॉस्ट, ये और महंगा कर देता है उसको। इन स्पाइट ऑफ द हाई कॉस्ट एंड लो इफिशियंसी, सोलर सेल्स आर यूज फॉर मेनी स्पेसिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन। महंगा है, इफ़िशियंसी कम है, लेकिन फिर भी ये कई टेक्नोलॉजिकल अप्लायंसेस में, एप्लीकेशन में और साइंटिफिक एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है। कैसे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड स्पेस प्रोब्स, आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट उपग्रह जो आप भेजते हैं यहाँ अर्थ से भेजते हैं, पृथ्वी का अर्थ का चक्कर लगाने के लिए सैटेलाइट्स आप भेजते हैं, उसमें एनर्जी, मेन एनर्जी सोर्सेज के लिए क्या लगाया जाता है, यही सोलर सेल्स लगाए जाते हैं, है ना। स्पेस प्रोब जो भेजे जाते हैं उसमें आप जो हैं लाइक मार्स ऑर्बिट्स यूज सोलर सेल एज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये जो अंतरिक्ष में, स्पेस में जो चीज़ें भेजी जाती हैं उसमें मेन एनर्जी सोर्स के लिए क्या लगाया जाता है, बैटरी लगा के नहीं भेज सकते क्योंकि बैटरी का वेट बहुत ज़्यादा होता है और ये सब का वेट जो है कम रखना पड़ता है सैटेलाइट्स का, है ना। तो बैटरी की जगह ये लोग क्या करते हैं, सोलर सेल्स लगा देते हैं, क्योंकि आप जब स्पेस में जाते हैं तो आपको सूरज की रोशनी पर्याप्त मात्रा में मिलती है। रेडियो और वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम और टीवी रिले स्टेशन इन रिमोट लोकेशन यूज सोलर पैनल्स। तो वायरलेस ट्रांसमिशन जहाँ होता है, रेडियो और ट्रांसमिशन सिस्टम एंड टीवी रिलेज जो रिमोट पोजीशन पे है, यानी बहुत दूर है, बहुत ऊंचे जगह पे है, हायर पोजीशन पे है, रिमोट लोकेशन पे है, वो लोग क्या यूज़ करते हैं, सोलर पैनल का यूज़ करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल में सोलर पैनल का यूज़ होता है, कैलकुलेटर्स में आजकल यूज़ होने लगा है, कई टॉयज़ में यूज़ होने लगा है सोलर सेल्स का। द सोलर सेल पैनल आर माउंटेड ऑन स्पेशली डिज़ाइन इंक्लाइंड रूफ टॉप। अब देखिए मैं आपको इसको दिखा देता हूँ कैसा दिखता है।
इस तरह से सोलर सेल जो है आपके छत के ऊपर लगे रहते हैं, है ना। इस तरह से आपके सोलर सेल जो है, ये आपके सोलर सेल है, सोलर सेल पैनल है। इस तरह से वो छत पे आपके लगे रहते हैं। और ये है सोलर हीटर, ये जो पीछे यहाँ पे लगा हुआ है क्या है, सोलर हीटर। इसी पैनल से इलेक्ट्रिसिटी लेके ये हीटर का पानी जो है वो गर्म होता है, ठीक है ना। ये देखिए, ये है सोलर पैनल का एक सेल है, एक पैनल है, सोलर पैनल का एक पैनल है ये। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, सन रेज जो है यहाँ पे पड़ रही हैं सब जगह, है ना। और क्या हो रहा है, यहाँ पे लोड लगा हुआ है। लोड मतलब कोई आप बल्ब लगा दीजिए या कुछ भी लगा दीजिए, तो यहाँ पे जब सन रेज पड़ती हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाते हैं और यहाँ से जाके बल्ब को जला देते हैं। ये करंट फ्लो हो रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से आ रही है, ये सर्किट बन गया। ये आपका क्या हो गया है, सर्किट बन गया है, क्लोज सर्किट। यहाँ पे आपका लोड लगा हुआ है, रेजिस्टेंस कह लीजिए या बल्ब कह लीजिए। ये यहाँ से करंट जा रही है, यहाँ से आ रही है, ये बैटरी का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से सोलर पैनल आपका वर्क करता है। अब इसके बाद आता है एनर्जी फ्रॉम द सी, समुद्र से, है ना। समुद्र से आप किस तरह से एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, अब उसके आगे ये बताया गया है। तो पहला क्या है, टाइडल एनर्जी। टाइड्स क्या होती हैं, जो आपने समुद्र में देखा होगा, सी में आप लोग कभी घूमने गए हों या कभी आपने मूवी वगैरह में देखा हो, तो क्या होता है उसमें लहरें उठती रहती हैं, समुद्र में लहरें आती रहती हैं। एक बार आती है फिर पीछे चली जाती है, फिर बार बार आती है और पीछे चली जाती है। तो ये टाइड्स क्यों उठती हैं, तो इसका जो मेन रीज़न है टाइड्स के उठने का, वो ये है कि जो मून और सन अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, है ना। अगर आप ये कहिए कि मून ना हो, मून अगर इसका सैटेलाइट ना हो अर्थ का, तो इससे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होगा कि अर्थ पे लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से वो अपने कोर्स पे रुका हुआ है, कोर्स पे रुका हुआ है मतलब वो सन के चारों तरफ चक्कर काट रहा है ना, रिवॉल्व कर रहा है सन के। अगर मून नहीं होगा तो वो अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और हो सकता है सन का जो है रिवॉल्वेशन बंद कर दे। इसलिए मून का होना बहुत ज़रूरी है और उसी मून की वजह से आपके जो है सी पे टाइड्स होते हैं, है ना, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। समुद्र का जो सी लेवल है वो ऊपर नीचे होता है। आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग डे टाइम जो सी लेवल है वो नीचे होता है एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम सी लेवल आपका ऊपर चला जाता है। तो ये टाइड्स किसकी वजह से होते हैं, मून और मेनली मून की वजह से होते हैं, है ना। मून जो आपके अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है उसकी वजह से ये टाइड्स जो हैं वो उठती हैं, है ना। अब इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं, हाई एंड लो टाइड्स एंड द डिफरेंस इन सी लेवल्स गिव्स अस टाइडल एनर्जी। और इसी का जो डिफरेंस है, सी लेवल का जो डिफरेंस है हमको कहता है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी इज हार्नेस्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ डैम अक्रॉस अ नैरो ओपनिंग टू द सी। अब कहीं पे देखिए, अगर मान लीजिए ये समुद्र है ना, ये आपका सी है और ये लैंड का पार्ट है, ये लैंड है। इसको अगर मैं ग्रीन कर दूं तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये ग्रीन ग्रीन जो है वो लैंड पार्ट है, ये जो है ये सी का पार्ट है ना। तो अब देखिए क्या होता है कि इधर से जो वेव्स आ रही हैं, है ना, यहाँ पे अगर आप एक डैम बना दीजिए, क्या बना दीजिए, यहाँ पे आप एक डैम बना दीजिए। यहाँ पे अगर आपने एक टरबाइन लगा दिया तो जब ये आगे पीछे होता है वेव्स इसकी, तो इस टरबाइन को रोटेट करेगा, यहाँ पे लगे टरबाइन को रोटेट करेगा। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, टरबाइन रोटेट होगा तो इससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, टाइडल एनर्जी। इसी तरह हम टाइडल एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे है वेव एनर्जी, है ना। तो अब इसमें क्या बोला, सिमिलरली द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय ह्यूज वेव्स नियर द सी शोर। अब समुद्र के किनारे पे क्या होता है,
जैसे मान लीजिए कि ये आपका समुद्र का किनारा है ना, ये आपका समुद्र का किनारा है ना, और यहाँ पे आपका क्या है, सी है, सी है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, जब दिन में क्या होता है कि सी की जो लहरें हैं, समुद्र की जो वेव्स है, वो क्या करती हैं, इससे टकराती हैं। यहाँ पे क्या होती हैं, ये आपने देखा होगा मरीन ड्राइव अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि समुद्र की जो लहरें हैं वो बार 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 इनके पत्थरों से, यहाँ पे पत्थरों से टकराती हैं, इसके पत्थरों से बार बार जो है इससे टकराती हैं, है ना। तो इसी का हम यूज़ कहाँ करते हैं, वेव एनर्जी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने। इस वेव की एनर्जी का हम यूज़ करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये आपका जो है समुद्र का किनारा है, और यहाँ पे देखिए ये वेव्स आपकी अंदर जा रही है। यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम आप बनाते हैं, ये आपने बनाया हुआ है, है ना, ये आपने एक सिस्टम बनाया है, इसके अंदर से पानी ऊपर जा रहा है, इसका किनारा है, ये किनारा है ना, ये किनारा है, ठीक है। यहाँ से पानी आपका क्या हो रहा है, बार 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 अंदर जा रहा है, ठीक है। अंदर जब जाता है तो यहाँ पे आपका क्या होता है, इसकी वेव्स जब बार बार दीवार से टकराएंगी तो इससे क्या होता है, हवा, एयर जनरेट होती है ना। क्या जनरेट होती है, एयर जनरेट होती है। तो जब इसकी जो वेव्स हैं, इसकी जो वेव्स हैं आपकी आगे की तरफ रहती हैं, मतलब जब टकराती हैं फिर एक बार पीछे आती हैं, तो जैसे ही आगे की तरफ जाती हैं तो एक हवा, यहाँ हवा का फ्लो जो है यहाँ पे बनता है, और टरबाइन जो है यहाँ पे लगा हुआ, टरबाइन है, टरबाइन आप लोगों को दिख रहा होगा, ये आपका टरबाइन लगा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ से जब एयर पास होती है तो टरबाइन क्या होता है, मूव करने लगता है। तो इसमें जब जैसे ही आपकी ये इससे टकराती हैं तो कंप्रेस होता है, एयर जो है वो कंप्रेस्ड होकर के चैम्बर में जाती है, और जैसे ही आपकी वेव्स वो लौटती हैं तो ये डीकम्प्रेस होता है। इसी कंप्रेशन और डीकम्प्रेशन से क्या होता है, आपका ये जो टरबाइन लगा हुआ है यहाँ पे ये मूव होता है, और जैसे टरबाइन मूव होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इस तरह से आप वेव्स का, जो समुद्र की लहरें हैं, वेव्स का यूज़ करके आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। थ्योरी आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा, मैं सिस्टम आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अब इसके बाद क्या आता है, ओशियन थर्मल एनर्जी। क्या आता है, ओशियन थर्मल एनर्जी। ये किस पे काम करता है, टेम्परेचर पे। जैसे क्या होता है कि जब सन रेज ऊपर के वाटर सरफेस पे पड़ती है, समुद्र में जब सन रेज क्या होता है, आपके ऊपर के सरफेस पे पड़ती है पानी के, तो उसको गर्म कर देती है, वाटर गेट्स हीट अप। और उसके बाद जो नीचे का सरफेस होता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका समुद्र है, ये इसकी लेयर्स हैं कई सारी, है ना, ये समुद्र है। तो जैसे ही सन जो है आपका, यहाँ पे सन है, इसकी रेज इस पे पड़ती हैं, है ना, रेज जब इस पे पड़ेंगी तो इसको क्या कर देंगी, गरम कर देंगी। क्या कर देंगी, इसको गरम कर देंगी। लेकिन नीचे का जो पानी है, ये जो पानी का नीचे सी लेवल पे जो पानी है वो ठंडा ही है, क्योंकि यहाँ तक सन रेज जो है नहीं पड़ रही हैं। तो यही जो डिफरेंस है, यही जो आपका डिफरेंस है, यहाँ पे मान लीजिए टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो इसी का जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को हम यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कैसे यहाँ पे क्या लगा होता है ना, इवेपोरेटर, कंडेंसर और टरबाइन का एक सिस्टम होता है, जिसके थ्रू हम ये, जिसके हेल्प से हम ओशियन थर्मल एनर्जी का यूज़ करके इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे ही सन का रेज जो है यहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है ना, ये वाटर लेवल है ऊपर का, ये क्या हो गया, गर्म हो गया। अब गर्म होने के बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो पूरा सिस्टम है इसमें हम लोग यहाँ पे अंदर एक लिक्विड डालते हैं। क्या डालते हैं, लिक्विड अमोनिया। क्या डालते हैं हम लोग, लिक्विड अमोनिया का यूज़ करते हैं। यही लिक्विड अमोनिया जब इसके आसपास गर्म पानी आता है, गर्म वाटर आता है, तो यही लिक्विड अमोनिया क्या हो जाता है, इवेपोरेट होने लगता है। क्या हो जाता है, इवेपोरेट
होने लगता है और इवेपोरेट होके ये कहाँ जाता है, टरबाइन पे। लिक्विड अमोनिया इवेपोरेट होके कहाँ पे चला जाता है, टरबाइन पे चला जाता है। और जैसे ही इवेपोरेट होके ये ऊपर जाता है तो ये टरबाइन तक पहुंचता है। इवेपोरेशन जो आपकी भाप जा रही है, इवेपोरेट होके जो स्टीम आपकी यहाँ पहुंचती है तो इस टरबाइन को घुमाती है। इस टरबाइन के घूमने से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और आपके जिस भी अप्लायंसेस में आपको चाहिए वहाँ चली जाती है, या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को चाहिए, जहाँ भी आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वहाँ पहुँच जाती है। उसके बाद क्या होता है, ये जो इवेपोरेटेड आपकी स्टीम है वो नीचे आती है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लगा है, कंडेंसर। अब कंडेंसर क्या होता है, क्या काम होता है, जो नीचे ठंडा पानी है, ठंडे पानी को क्या करते हैं, हम ऊपर पहुंचाते हैं। क्या करते हैं, ऊपर पंप डप करते हैं इस कंडेंसर पे। तो जैसे ही यहाँ पे इसको पहुंचता है इसके आसपास, तो इस जो स्टीम है इस स्टीम को ठंडा कर देता है। यानी अमोनिया जो है वो अब ठंडा हो गया है। अमोनिया क्या हो गया, अब ठंडा हो गया, क्योंकि इसके आसपास हमने ठंडा पानी दे दिया। जो नीचे का सी लेवल का पानी है नीचे का वो ठंडा है, उसको हमने पंप डप करके ऊपर पहुंचाया कंडेंसर के पास। तो कंडेंसर पे जो स्टीम्ड अमोनिया है, एवेपोरेटेड अमोनिया है, उसको क्या कर दिया, ठंडा कर दिया। तो फिर ये लिक्विड फॉर्म में आपका अमोनिया आ गया यहाँ तक। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ये यहाँ पहुँचा इवेपोरेटर पे, इसके आसपास गर्म पानी है, इसको अमोनिया को इसने गर्म कर दिया, फिर इसकी स्टीम बन गई, ये स्टीम टरबाइन पे गई, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई है, ठीक है ना। इसके बाद फिर आपका आता है जियोथर्मल एनर्जी, है ना। जियोथर्मल एनर्जी में क्या होता है, मेन रिलेटेड किससे है ये आपके कोर से रिलेटेड है ना। अर्थ का जो कोर होता है आपको पता हो कैसा होता है, गर्म होता है ना। तो जब अर्थ का कोर गर्म होता है तो कहीं कहीं पे ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो जब ज़्यादा गर्म हो जाता है उससे क्या होता है, उसके ऊपर की जो लेयर है, क्रस्ट जो होता है, यानी जो चट्टान वाला जो लेयर होता है वो गर्म हो जाता है। उसी की वजह से चट्टान के गर्म होने से, रॉक्स के गर्म होने से क्या होता है कि ऊपर जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी गर्म हो जाता है। और उसके गर्म होने से क्या होता है कि कहीं कहीं आपने देखा होगा कि गर्म पानी का जो है, गर्म पानी निकलता है कहीं कहीं से अंडरग्राउंड। कभी सुना है आप लोगों ने कि कहीं ज़मीन से गर्म पानी निकल रहा हो, तो वो क्यों होता है, इसी वजह से होता है। तो वो जो जगह होती है जहाँ पे वो पानी, गर्म पानी होता है, उसको क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट, है ना। और जहाँ से वो पानी निकलता है, जहाँ वो गर्म प्लेस होता है उसको क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट। और जहाँ से वो पानी निकलता है उसको हॉट स्प्रिंग कहते हैं, है ना। जो पानी गर्म गर्म पानी का फुहारा निकलता है, फाउंटेन टाइप का निकलता है ना, उसको क्या कहते हैं, हॉट स्प्रिंग। तो इसी हॉट स्प्रिंग का, इसी स्टीम का हम यूज़ करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। उसी स्टीम से हम क्या करते हैं, टरबाइन रोटेट करते हैं, और उसी टरबाइन से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसका भी। ये देखिए, अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये हॉट वाटर यहाँ से ले रहा है ना। ये आपका क्या है, अंडरग्राउंड वाटर। इसके नीचे क्या है, गर्म पानी है, क्या है, ओ सॉरी, मैग्मा है, गर्म मैग्मा है इसके नीचे। इस अंडर वाटर के नीचे क्या है, रॉक्स है, उसके नीचे क्या है, मैग्मा है। मैग्मा जब गर्म होता है तो क्या कर देता है, ऊपर के पानी को भी, इस पानी को क्या कर देता है, गर्म कर देता है। तो यही पानी जब गर्म हो गया तो यहाँ से जो है बाहर निकलता है, यहाँ से क्या है, बाहर निकलता है। तो जैसे ही बाहर निकलता है तो इसको यहाँ हम लोग हार्नेस करते हैं, और उसकी स्टीम को, गर्म पानी की स्टीम को हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं टरबाइन पे। और टरबाइन पे जब डायरेक्ट करते हैं तो इसकी स्टीम पड़ती है इसकी प्लेट्स पे टरबाइन के, तो टरबाइन रोटेट होता है और इसी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं, ठीक है ना। और वापस उस स्टीम को कंप्रेस करके पानी जो है अंडरग्राउंड वापस भेज देते हैं। तो ये सिस्टम होता है किसका, जियोथर्मल एनर्जी का, है ना। इसमें सबसे मेन रोल किसका होता है, आपके कोर का। कोर गर्म होता है तो ऊपर के रॉक्स को गर्म करता है, उसके बाद उसके ऊपर का अंडरग्राउंड वाटर गर्म होता है, फिर वो सरफेस से बाहर आ जाता है। उसी सरफेस से बाहर आने वाले हॉट स्प्रिंग को हम लोग स्टोर करते हैं, और उसकी स्टीम से क्या करते हैं, टरबाइन को रोटेट कराते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है ना।
द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वुड नॉट बी मच, इसका जो है प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो कम होता है, बट देयर आर वेरी फ्यू कमर्शियली विजिबल साइट्स वेयर सच एनर्जी कैन बी एक्सप्लॉयटेड। तो बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ पे इसका इस तरह से एनर्जी का बनाया जाता है। देयर आर नंबर ऑफ पावर प्लांट्स बेस्ड ऑन जियोथर्मल एनर्जी, बहुत कम नंबर ऑफ प्लांट्स हैं जियोथर्मल एनर्जी के ऑपरेशनल इन न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये दो जगह पे ज़्यादा हैं, न्यूजीलैंड में और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आगे तक आप लोग को काम देता है ये न्यूक्लियर एनर्जी, है ना। 11th-12th में पहुँचेंगे तो बहुत वास्ट में दिया हुआ है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर, हाउ इज न्यूक्लियर एनर्जी जनरेटेड इन अ प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। अब देखिए न्यूक्लियर एनर्जी दो टाइप से जनरेट की जाती है, फर्स्ट है न्यूक्लियर फिजन और सेकंड है न्यूक्लियर फ्यूज़न, है ना। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि आप एक एटम लेते हैं, उस पर एक छोटे एटम से बम्बार्ड कराते हैं, है ना, इस छोटे एटम से इसको आपको टकरवाना है, क्या करना है, इससे स्ट्राइक कराना है। जैसे ही आप इस छोटे एटम से इस बड़े एटम को स्ट्राइक कराते हैं, ये क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दो छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और इस डिवाइडेशन के डिवाइड होने में बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है, बहुत सारी एनर्जी जो है रिलीज़ होती है, इसी को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन। और इसके बाद एक होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न, इसमें क्या होता है कि दो एटम्स को आपको कंबाइन कराना होता है, दो एटम्स को क्या करते हैं आप, कंबाइन कराते हैं, और इस कॉम्बिनेशन में जब आप इसको कंबाइन कराते हैं, फ्यूज़ कराते हैं, तो क्या होता है, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है ना। तो फ्यूज़न मतलब होता है किसी एटम को स्प्लिट कराना, और फ्यूज़न मतलब होता है किसी दो एटम्स को ऐड कराना। तो ये फिज़न और फ्यूज़न में डिफरेंस होता है, इस तरह से ये आप समझ सकते हैं। इसके बाद चलिए मैं इसका डायग्राम दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे क्या है, टारगेट न्यूक्लियस है और एक न्यूट्रॉन से आप इसको बम्बार्ड करा रहे हो, स्ट्राइक करा रहे हो। तो क्या हो रहा है, ये छोटे छोटे दो पार्टिकल्स में, दो प्रोडक्ट में डिवाइड हो रहा है, और इसमें क्या निकल रहे हैं, दो न्यूट्रॉन भी निकल रहे हैं, ठीक है ना, दो चार न्यूट्रॉन भी निकलते हैं इसमें, और इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इसमें रिलीज़ होती है। इसी एनर्जी का यूज़ हम कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन में इसको कराएंगे तो ये बहुत नुकसान देता है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है कि आसपास के कई किलोमीटर तक, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम ब्लास्ट, न्यूक्लियर बम ब्लास्ट हुआ था, वो इसी फिनोमिना पे काम करता है ना, न्यूक्लियर फिजन पे। न्यूक्लियर बॉम्ब जो अमेरिका ने गिराया था नागासाकी और हिरोशिमा में, वो इसी फिनोमिना पे वर्क करता है। और ये एक चेन रिएक्शन होती है, जैसे ये आपके डिवाइड हुए, है ना, ये आपके जो है दो डिवाइड हुए, फिर ये इस दो न्यूक्लियॉन से टकरा के आगे दो पार्ट में डिवाइड होंगे, फिर इससे निकले न्यूक्लियॉन न्यूट्रॉन से फिर ये डिवाइड टकराएंगे और आगे दो, इस तरह से ये जो है एक चेन रिएक्शन होती है, जो जिसमें बहुत सारी एनर्जी निकलती है और उस आसपास के एरिया को पूरा ख़त्म कर देती है अगर इसको अनकंट्रोल्ड किया जाए। लेकिन इससे एनर्जी कैसे बनाई जाती है कि इसको कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका फिज़न कराया जाता है, और इसको उससे पानी गर्म करके स्टीम बना के टरबाइन पे भेजा जाता है, और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। इसमें देखिए लिखा है द फिज़न ऑफ एन एटम ऑफ यूरेनियम। तो ये जो एटम आप लेते हैं न्यूक्लियर फिज़न के लिए, क्या लेते हैं, यूरेनियम लेते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोड्यूस 10 मिलियन टाइम्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय कंबस्शन ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन फ्रॉम कोल। अब एक कोल के एटम को बर्न करने में जितनी एनर्जी निकलती है, उससे 10 मिलियन टाइम्स ज़्यादा एनर्जी किस में निकलती है, एक यूरेनियम के एटम को बर्न करने में। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा एनर्जी जो है इससे रिलीज़ होती होगी। सच न्यूक्लियर फ्यूल कैन बी पार्ट ऑफ अ सेल्फ सस्टेन फिजन चेन रिएक्शन दैट रिलीजेज एनर्जी एट अ कंट्रोल्ड रेट। तो अब इसको कंट्रोल्ड रेट में अपन इसको कर सकते हैं। द रिलीज्ड एनर्जी कैन बी यूज टू प्रोड्यूस स्टीम एंड फर्दर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी।
तो इसी एनर्जी का यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, वाटर से स्टीम बनाते हैं और उसको टरबाइन में डाल के उससे हम एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। अब उसके बाद देखिए इसमें आइंस्टाइन ने जो एक फार्मूला दिया था E=mc²। इसका मतलब क्या था, इन्होंने इससे क्या समझाया था कि E=mc² से क्या मतलब होता है कि एनर्जी जो है वो मास के इक्विवेलेंट हो सकती है, या फिर मास जो है, यानी कि आप एनर्जी से मास बना सकते हैं और मास से एनर्जी जो है जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिज़न में क्या हो रहा है, फिज़न में एक मास था, मास को आपने ब्रेक किया और उससे क्या बना लिया आपने, एनर्जी बना लिया। यानी मास से आप एनर्जी बना सकते हैं। यहाँ पे तो उसका ये फार्मूला ठीक हो गया। उसके बाद उसने कहा था कि एनर्जी से आप मास भी बना सकते हैं। तो कैसे, यहाँ पे ये दो एटम थे, इसको आपने कंबाइन करके एक बड़ा मास बनाया, लेकिन ये जो दो एटम हैं, फ्यूज़न जो होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो फ्यूज़न होता है वो अपने आप नहीं हो सकता, उसके लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको फ्यूज़ कराने के लिए। जैसे अगर आप सोचें कि अगर मैं दो हाइड्रोजन के एटम आपस में रख दूँ, ये आपस में टकरा के जो है फ्यूज़न कर लें तो नहीं होता है ना। इनको ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए आपस में फ्यूज़ होने के लिए। दो हीलियम हाइड्रोजन के एटम क्या होता है, इसमें रिपल्सिव नेचर होता है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अपोज करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, है ना। तो इनको मिलाने के लिए, इनको पास लाने के लिए क्या करना पड़ता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर इसी के पास आप एक न्यूक्लियर फिज़न करा दें तो ये एक दूसरे से एनर्जी लेके मिल जाएंगे, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ कि सेकंड में क्या हुआ, E=mc²। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप एनर्जी से, ये जो एनर्जी इसको चाहिए है, इस एनर्जी से क्या बना रहे हो, मास बना रहे हो। पहले वाले केस में क्या था, आप मास से एनर्जी बना रहे थे, इसमें आप एनर्जी से क्या बना रहे हैं, मास बना रहे हैं। तो दोनों कंडीशन में आपका E=mc² सेटिस्फाई करता है। आगे चल के, अभी यहाँ पे तो इतना ब्रीफ में नहीं दिया हुआ जितना मैंने आपको अभी बता दिया E=mc² के बारे में, आगे जाके आपको इन सब के बारे में ज़्यादा नॉलेज दिया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर में आपने न्यूक्लियर एनर्जी तो बना लिया, है ना, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। अब इसके क्या डिसएडवांटेज होते हैं कि इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है ना, वो क्या होता है, बहुत ही पॉइजनस होता है, कैंसर हो सकता है। अगर ऐसी जगह पे इसको आप फेंक दें जहाँ पे नॉर्मल आदमी कचड़े फेंकते हैं, और उससे आपका क्या हो सकता है, उसके रेडिएशन से आपको कैंसर भी हो सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है ना। इसको अगर आप गलत जगह डिस्पोज कर देंगे तो इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, कंटेमिनेटेड हो जाएगा इन्वायरमेंट आपका। देयर इज़ अ रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। अब जहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट लगा है, किसी आबादी वाले एरिया में, अगर पॉपुलेटेड एरिया में अगर आपने न्यूक्लियर प्लांट लगा दिया और वहाँ से रेडिएशन लीक हो गई, तो कई सारे लोग उससे अफेक्टेड हो सकते हैं, उनको कैंसर हो सकता है या अदर कोई बड़ी बीमारियाँ हो सकती हैं। The high cost of installation of a nuclear power plant, high risk of environmental contamination and limited availability of uranium makes large scale use of nuclear energy prohibitive। यानी कि इसका जो कॉस्ट है न्यूक्लियर प्लांट बनाने का बहुत ज़्यादा है, इन्वायरमेंट के लिए इसको जो नुकसान होता है वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, रिस्क बहुत ज़्यादा है, और यूरेनियम जो है बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसको कम जो है इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कई जगह पे इसका इस्तेमाल होता है, बहुत लार्ज लेवल पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम जगह पे जहाँ पे एक कंट्रोल्ड इसको कर सकते हैं, वहाँ पे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट का यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी वाज फर्स्ट यूज फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पस बिफोर न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अमेरिका ने न्यूक्लियर पावर का यूज़ कहाँ किया था, हिरोशिमा और नागासाकी में, है ना, न्यूक्लियर पावर एनर्जी के पहले। उसके बाद फिर आपका क्या बना है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, जहाँ पे कंट्रोल तरीके से न्यूक्लियर फिज़न करा के एनर्जी जनरेट की जाती है ना। उसी के बाद देखिए है न्यूक्लियर फ्यूज़न, इसको आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा, मैंने इसका सिस्टम आपको बता दिया है। सन में जो
केमिकल रिएक्शन होती है जिस वजह से सूरज आपका गर्म होता है, एनर्जी देता है, वो किस वजह से होता है? न्यूक्लियर फ्यूज़न की वजह से, है ना। इसमें दो हीलियम के जो दो हाइड्रोजन के एटम जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक हीलियम का एटम बनाते हैं, और ये प्लस एन जो है न्यूट्रॉन जनरेट करते हैं, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी को भी रिलीज़ करते हैं। बहुत सारी एनर्जी इसमें रिलीज़ होती है। लेकिन ये जो दो हाइड्रोजन के एटम हैं ये अपने आप एक दूसरे से रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इसको रिएक्शन कराने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले एक न्यूक्लियर फिजन कराना पड़ता है इसके आसपास। इसके आसपास क्या करते हैं? न्यूक्लियर फिजन कराते हैं। तो उससे जो एनर्जी जनरेट होती है उस एनर्जी से ये दो हाइड्रोजन के एटम आपस में फ्यूज़ होते हैं, फिर यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बनाते हैं और हीलियम का एटम बनाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से न्यूक्लियर फिजन जो आपका वर्क करता है। इसके बाद थ्योरी है इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, ये अपने से पढ़ लीजिएगा, है ना। और उसके बाद हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी सोर्स लास्ट अस, ये भी आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अभी चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसके जो इन बिटवीन क्वेश्चंस हैं इसमें आप ढूंढ के इसको अपने से सॉल्व कर लिखिएगा अपने कॉपी में, और एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। एक्सरसाइज का मैं PDF आप लोगों को भेज दूंगा, और इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर जो हैं आपको अपने से ढूंढ के लिखने हैं, ठीक है ना। थैंक यू।